करके यूरोप को भी चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के पास 50 परमाणु रिएक्टर हैं और अगर एक में भी दुर्घटना हुई तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। Хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. साल 1990 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया, तब भी यूक्रेन के पास सोवियत परमाणु शस्त्रागार के 1/3 परमाणु हथियार थे। तब यूक्रेन परमाणु हथियारों में तीसरे नंबर पर था। यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई थी। इस संधि में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लिखित आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन 3 देशों के फरेबी समझौते में यूक्रेन फंस गया। अब जब रूस यूक्रेन में बमबारी और जनसंहार कर रहा है तो कोई साथ नहीं दे रहा है। जब साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, तब एक बार फिर यूक्रेन के अंदर परमाणु हथियार विकसित करने की मांग शुरू हुई। यूक्रेनी संसद के एक सदस्य पाउलो रिजाने ने कहा था कि हमने एक समझौते के कारण परमाणु हथियार छोड़ दिए। अब यूक्रेन में एक मजबूत भावना है कि हमने एक बड़ी गलती की है। हमें ज्यादा मजबूत यूक्रेन की आवश्यकता है। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो लोग आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। साल 2021 में यूक्रेन के एक राजदूत एंड्री यारोस्लावोविच ने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके देश को अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए परमाणु बम बनाने पर विचार करना होगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि अगर हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तो हमें परमाणु बम न बनाने के पुराने समझौते को तोड़ना होगा। जिसे कहते हैं फ्रंट एंड अग्रसर अग्रांत जो रिएक्टर रहता है, उसमें कई बार जिसने इनरिचमेंट कैपेबिलिटी अपने बदौलत हासिल कर ली और परमाणु बम बनाने की क्षमता वाला वह ईंधन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल और फिसाइल मटेरियल उत्पादित कर सकता है, तो संभावना बम बनाने की प्रबल रहती है। लेकिन जहां फ्यूल जो ईंधन है, जो यूरेनियम है, वो सेफगार्डेड है, इंस्पेक्शन के अंदर आता है, वह संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तकनीकी अगर आपने दक्षता हासिल कर ली तो सिद्धांततः यह संभव है। इस युद्ध में यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर यूक्रेन के दावों की माने तो यूक्रेन की जनता युद्ध की विभीषिका बहुत बुरी तरीके से झेल रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के अंदर करीब 150 बच्चों की जान गई और 172 बच्चे घायल हो गए। कीव में 64 बच्चों की मौत हुई है, खार्किव में 43, डोनेस्क में 43, चेर्निहाव में 32, माइकोलाइव में 24, खेरसॉन में 15 और सुमा में 14 बच्चों की मौत हुई। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मिसाइल हमलों में 566 स्कूल नष्ट हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव लगातार इमारतों के खंडहर में तब्दील होती जा रही है। अब तक यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक कीव को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है।
कीव में 87 आवासीय भवन मिसाइलों के हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। कीव के 12 स्कूल भी धमाकों में तहस नहस हो चुके हैं। यूक्रेन बहुत बुरी तरह पुतिन के जाल में फंस चुका है। बम धमाकों से दहल रहे यूक्रेन के लिए एक और बड़ी बुरी खबर आ रही है। खबर ये कि पुतिन किसी भी तरह ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव डालना चाहते हैं और इसके लिए अब वो नया पैंतरा आजमाने जा रहे हैं और ये पैंतरा है छोटे परमाणु बम। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन पर छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि यूक्रेन को एक सीमित दायरे में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा करके पुतिन यूक्रेन के लोगों को डराना चाहते हैं। पुतिन की योजना है कि यूक्रेन को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जाए कि यूक्रेन के लोग ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत करते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि छोटे परमाणु बमों के धमाके भी बहुत जबरदस्त नुकसान कर सकते हैं। परमाणु धमाके के बाद जो नुकसान होगा, इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि परमाणु हथियार 20 किलो टन का था या फिर 1 मेगाटन का। यूक्रेन के लिए परिस्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं और पुतिन की तरफ से परमाणु बम की धमकियों का इस्तेमाल अब ज़ेलेंस्की पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की को कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो पुतिन के गुस्से की आग में पूरा यूक्रेन खंडहर बन जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन शहरों में परमाणु संयंत्र हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है। साल 1990 में यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको कुछ जगहों के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहीं पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर परमाणु संयंत्र है, जिसमें सबसे पहले साउथ यूक्रेन है, रिवेन, इसके साथ ही ख्मेलनाइत्स्की, चेरनोबिल, जापोरिजिया, ओडेसा, इसके साथ ही चेहन और खार्किव शहर। लेकिन अब जब युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन के पास 4 एक्टिव प्लांट है, जिसे वो परमाणु बम में बदला जा सकता है। वो प्लांट किन किन जगहों पर है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। साउथ यूक्रेन, रिवेन, इसके साथ ही ख्मेलनाइत्स्की और जापोरिजिया, ये 4 बड़े ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त परमाणु संयंत्र यूक्रेन के मौजूद हैं। सफेद रेगिस्तान में बरसों से चमकती एक रहस्यमयी रोशनी। अनबिलीवेबल है। अरे देखो बस सामने है। ये जल्दी आओ। सुलझने वाली है सदियों पुरानी पहेली, कच्छ के करिश्मे का सच। शासन ने जंग में यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह कदम उठाया, जिसके तहत न्यूयॉर्क शहर में कई जगहों पर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। वहां की कई सरकारी इमारतों को इसके लिए चुना गया, जहां अमेरिका के झंडे के साथ यूक्रेन का भी झंडा फहराता हुआ नजर आया। बताया गया कि यूक्रेन में जारी जंग का 1 महीना पूरा होने पर न्यूयॉर्क के गवर्नर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था। खार्किव में रेड क्रॉस संस्था ने युद्ध की मार से परेशान लोगों को खाने पीने का सामान बांटा।
रूस के हमलों की वजह से वहां रहने वाले लोगों के पास जरूरत के सामान की भारी कमी हो गई, जिसके बाद रेड क्रॉस संस्था इन लोगों को सामान बांटने पहुंची। मदद के लिए पहुंची टीम को देखते ही वहां लोगों की लंबी कतार लग गई। इस कतार में बच्चे भी खड़े नजर आए। बताया गया कि युद्ध के बीच खाने पीने के सामान की कमी से जूझ रहे इन लोगों ने रेड क्रॉस से मदद की अपील की थी। За те, що ми звернулися, заповнили заявку, вони дійсно відкликнулися. रूस के हमलों से यूक्रेन का खार्किव शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहां रहने वाले ज्यादातर लोग पलायन कर सुरक्षित इलाकों में पहुंच गए हैं। हालांकि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो बीमारी या दूसरी वजहों से खंडहर बन चुके इस शहर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में रेड क्रॉस की तरफ से इन लोगों को मदद पहुंचाई गई। वहीं यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगे प्रतिबंध भारत की कुछ कंपनियों की सेहत बिगाड़ सकते हैं। भारत की इन कंपनियों में ओएनजीसी और बीपीसीएल शामिल हैं। एनर्जी सेक्टर की इन दोनों कंपनियों का रूस में बड़ा निवेश है। रूस की अर्थव्यवस्था में आए भूचाल का असर इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी पड़ रहा है। खबर है कि बीपीसीएल की कुल संपत्ति में करीब 5% रूस में है, जबकि ओएनजीसी की 12% से ज्यादा संपत्तियां रूस में हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक प्रतिबंधों के तहत रूस के बैंकों पर कड़ी कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद संपत्तियों की वैल्यू में गिरावट दर्ज की जा रही है। यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन की एयरफोर्स, उसके एयर डिफेंस और नौसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया है। संदीप बोल हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या दावा है? देखिए, जिस तरीके से रूस ने अपनी जो लगातार जो हमले जारी रखे थे और अब रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने ये इन्वेजन किया, यानी कि यूक्रेन को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज किए जाने का जो मुहिम थी, उसके तहत जो है उन्होंने वो अचीव कर लिया है। यानी कि उन्होंने यूक्रेन की एयरफोर्स को भी खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको खत्म कर दिया है। साथ ही वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ऐसे जो फॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट जहां से होती है, कमांड पोस्ट, आर्सेनल, वो तमाम ऐसी चीजें जो कि यूक्रेन की फोर्स को जो है सपोर्ट कर रही थी या सपोर्ट करती, उनको सबसे पहले खत्म किया गया। तो ये एक बड़ी खबर है जो रूस की तरफ से आ रही है। शुक्रिया संदीप आपका। उधर यूक्रेन के चेर्निव में रूसी हमलों में दागी गई एक मिसाइल को इमारत के अंदर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया ने शेयर किया, जिसमें एक क्रेन की मदद से कुछ लोग उस इमारत के अंदर से रूस की दागी गई मिसाइल को बाहर निकालते नजर आए। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में जुटे रहे। इमारत के कई हिस्सों से मिसाइल को निकालने की कोशिश की गई, जैसे कि उसकी छत और खिड़कियों से। ये कोशिश भी उन लोगों की नाकाम रही। फिर उसके निचले हिस्से को एक जगह से काटा गया, जहां से रूस की वो भारी भरकम मिसाइल बाहर निकाली गई, जिसे वो लोग बाद में गाड़ी में रखकर वहां से ले गए। पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक के बीच नौबत यह आ गई कि इमरान खान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाजवा के आगे गिड़गिड़ाना पड़ गया। माना जा रहा है कि 28 मार्च को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। मतलब 28 मार्च वो तारीख हो सकती है जिस दिन इमरान खान की किस्मत का फुल एंड फाइनल फैसला हो सकता है। वैसे तो विपक्ष सुबह सुबह ही पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचा, लेकिन एक सांसद के निधन की वजह से कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई, जिसकी वजह से इमरान को 3 दिन और मिल गए। इस बीच खबर है कि इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाजवा के आगे हाथ जोड़ लिए। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले और उनके आगे गिड़गिड़ाए कि उन्हें पीएम पद से न हटाएं, लेकिन उनकी मिन्नतों का बाजवा पर कितना असर हुआ ये पता नहीं चल पाया। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा इमरान के मंत्रियों की बातें सुनकर लग गया, जिससे पता चला कि बाजवा ने इमरान की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। यही नहीं, इमरान के करीबी और पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही जल्द चुनाव की बातें करने लगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकता है।